नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का कहें तो यह यूजीसी नेट और जेआरएफ का हिंदी विषय के लिए सॉल्व पेपर है। और साथियों, यह है आपका जो भी इसमें देखिएगा, इसमें 2004 से अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं वो सभी हैं। तो आज साथियों हम जिसको आज तक साझा करेंगे वो आपका दिसंबर 2021 का ये पहला वाला, दिसंबर 2021 और जून 2022 का द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम पाली का फिर द्वितीय पाली का, दोनों को एक एक करेंगे। जिसमें से आज हम साथियों दिसंबर 2021 का देखेंगे। देखिएगा जितने प्रश्न हो जाएंगे आज उतना देखते हैं, वरना दूसरे पार्ट में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है। तो चलिएगा देखते हैं प्रश्नों को। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? बताइए, संस्कृत है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, इसमें से कौन सा जो क्या नहीं है, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो साथियों उत्तर है आपका अरबी, आपकी आर्य भाषाओं में नहीं है। देखिए, अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी शामी भाषा के अंतर्गत आती है। अरबी कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? अरबी शामी। और शामी भाषा परिवार में इब्रानी आती है, अरबी आती है, हबशी आती है, ये आज सभी भाषाएं आती हैं। जबकि संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, मराठी है, पंजाबी है, यूनानी है, लैटिन भाषा, प्राकृत भाषा आदि, ये सभी भाषाएं आर्य भाषा में शामिल हैं। लेकिन जो आपकी अरबी है वो शामी भाषा में शामिल है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। यह जो कथन है, यह प्रसंग है, यह निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? तो साथियों ये देखिए, आपको ये जो सेट है किसका है? ये जून का आपका जून 2021 का और दिसंबर का, ये आपका प्रथम पाली का नेट का पेपर है हिंदी का। ठीक है, तो बताइएगा, देवरानी जिठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु और श्यामा स्वप्न, बताइए किससे है? तो साथियों यह देवरानी जिठानी की कहानी का प्रसंग है। तो चलिए देखते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने से वह लोग बच्चों के चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उक्त कथन देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास से वर्णित है। और देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास किसका है? पंडित गौरी दत्त का है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो गोपाल राय ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है किसका? गौरी दत्त का। गौरी दत्त को प्रथम उपन्यासकार माना है। किसने माना है? साथियों गोपाल राय ने। इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों का आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी, साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का भी यथार्थ चित्रण किया है। तो यह होगी इसकी व्याख्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई को बंद हुआ क्रंदन उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकवी या चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? जीवानुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्ध या अपवाद? बताइए, कवि प्रसिद्धि या अपवाद? तो ये साथियों क्या कहा जाता है? याद रखना, इसको कहा जाता है कवि प्रसिद्धि। अब देखिए हम व्याख्या पढ़ते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात, बंद हुआ क्रंदन उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत हैं। यह कविता युग धारा में, कब? युग धारा में काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह निम्न हैं। युग धारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी इत्यादि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल हैं, कविता आत्मगत व्यक्ति से पलायन है,
कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, या कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। तो बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो साथियों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, माने कहें तो ए और सी सही है, माने कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन और कवि काव्य का माध्यम भर है। तो ये सी और ए दो ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है, ये दोनों टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में क्या कहा है? निज काव्य कर्मशाला का उपजात काव्य निर्माण में के प्रसंग अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। द सेक्रेड वुड, देखिए इलियट की पुस्तक है। सेलेक्टेड एसेज, इलियट की पुस्तक है। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, ये भी इलियट की पुस्तक है। होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजा बेथेन एसेज आदि ये सभी इलियट की पुस्तकें हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ या लतिका। बताइए इनमें से कौन कौन से हैं? ए और बी और डी, केवल बी सी, केवल सी डी, या केवल ए सी। तो साथियों देखिएगा इसमें आपका ए, माने इसमें सामनाथ को छोड़ के ये सभी तीनों, सामनाथ नहीं है, डॉक्टर मुखर्जी भी हैं, ह्यूबर्ट भी हैं, लतिका भी हैं, तो ये सभी हैं। तो माने ए और बी और डी ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी 1960 में, कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार कहा जाता है। परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह जिसमें 7 कहानियां संकलित हैं। अंधेरे में कौन कौन सी हैं? तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। इस प्रश्न को आयोग ने क्या कर दिया था, मतलब फेल कर दिया था इसलिए, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन तीनों थे ना, इस कारण इसको अलग कर दिया था। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी प्रयुक्त है? रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, या तीसरी कसम। तो साथियों ये तीसरी कसम का है। तीसरी कसम आपने अगर मूवी देखी है तो उसमें आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। तेरी बाकी अदा तुमको देखा करूं, यह उपयुक्त गीत तीसरी कसम कहानी से प्रयुक्त है। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी में उन्होंने बिहारी प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास, लाल मोहर आदि हैं, जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, संबदिया, ठेस पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्रि की महक, रेणु की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये सभी देखिए आप नोट कर सकते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। तो देखिए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है, कब इसे तोल सकता है धन, इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रव जल का, है ना। और बताइए, नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, मैथिली गुप्त का इसमें कौन सा है, प्रसाद जी का कौन सा है, महादेव जी का कौन सा, रामदास सिंह का कौन सा इसमें कथन है, आपको बताना है। तो साथियों देखिए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। इस देश को दीनबंधु क्या हुआ, ये मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। और शीतला ज्वाला जलती है, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और नाश भी में अनंत विकास का क्रम भी, तो ये महादेव वर्मा का है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का चौथा, बी, ये डी ऑप्शन आपका सही है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। देखिएगा इसमें आपका वही दिया है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब इसे तोला जा सकता है, रामधारी सिंह दिनकर दिया है। इस देश को हे दीनबंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, मैथिली गुप्त का। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है द्रग जल का, जयशंकर प्रसाद का है। नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, महादेव वर्मा का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। बताइए कौन कौन से हैं, बताइए इसमें ए और बी, केवल बी सी, केवल बी डी या केवल सी डी। तो साथियों देखिए इसमें धुन्नीराम और पलटदास हैं, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। आपका व्याख्या देख लेते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र धुन्नीराम तथा पलटदास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर आदि। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसको उर्फ मारे गए गुलफाम माने इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कहानी का प्रकाशन 1956 में हुआ है। रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियां देखो पंचलाइट है, संबदिया है, रसप्रिया है, ठेस लाल, पान की बेगम आदि है। रमपतिया रसप्रिया कहानी के पात्र हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंसीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। बंसीधर, उसने कहा था, दुलाई वाली, गैंग्रीन या अपना अपना भाग्य। बताइए कौन सा है। तो साथियों बंसीधर किसका है, दुलाई वाली का है। चलिए देखते हैं व्याख्या। बंसीधर दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र देखिए जानकी देई, नवल किशोर, सीता, लाठीबान आदि। दुलाई वाली कहानी के लेखक राजेंद्र वाला घोष हैं। बंग महिला है इनको कहते हैं। यह कहानी में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 से प्रकाशित थी। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदार। उसने कहा था कि ये उसने कहा था कहानी के हैं, ठीक है। अभी दुलाई वाली बता दिए कौन कौन है। उसने कहा था कि लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, बजीरा सिंह है। गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञे हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र देखिए गैंग्रीन के महेश्वर तथा मालती हैं। अपना अपना भाग्य कहानी है, ये लेखक जैनेन्द्र की कहानी है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र आपके 10 साल का अनाथ एक बच्चा है, ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। आपका बंटी, धरती धन्ना, अपना, झूठा सच या मैया दास की माड़ी। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए अब आपको हम बताते हैं इसमें झूठा सच कब का है। झूठा सच जो है आपका है 1958, है ना, 1958 से 60 का है, ठीक है। और आपका बंटी 1971 का है। आपका बंटी 1971 का है। धरती धन्ना अपना यह साथी 1972 का है, 1972 का है। और मैया दास की माणी इसी 1988 का है, 1988 का है साथियों, ठीक है, ये है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास सही अनुक्रम इसमें क्या हो जाएगा। इसमें आपका देखिए झूठा सच, फिर उसके बाद आपका बंटी, है ना, माने सी, उसके बाद आपका बंटी कौन सा है, ए सी ए, है ना। इसमें कोई है ही नहीं सी ए, इसलिए ये थोड़ा साथियों इसमें क्रम गलत है, तो इसको भी फेल कर दिया होगा, क्योंकि सी ए और सी ए, उसके बाद बी सी ए बी डी, ये होना चाहिए सी ए बी डी, वो इसमें ऐसा कोई क्रम है ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस या कोणार्क। तो देखिए इसमें याद रखना है कोणार्क जो है आपके साथियों सबसे पहले 1951 का है, याद रखना है कोणार्क। इसके बाद आता है आपका कोणार्क बाद मादा कैक्टस। मादा कैक्टस आपका 1959 का है, 1959 का है। और उसके बाद आता है कबीरा खड़ा बाजार में, ये आपका बकरी, अब बकरी आएगा, बकरी आपका 1974 का है, बकरी 1974 का है। और कबीरा खड़ा बाजार में ये आपका कब का है, 1981 का है, 1981, ठीक है। तो आप क्रम आप जान लीजिए, क्रम आपका कौन सा हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। तो क्रम आपका होगा कौन सा इसमें, डी सी ए बी, डी सी ए फिर बी। तो देखते हैं इसमें डी सी ए बी कौन सा है। तो इसमें ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये आपका कोणार्क 1951 रहा, और मादा कैक्टर 1959 रहा, बकरी 1974 और कबीरा खड़ा बाजार 1981। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा नीचे दिए गए कथन को देखते हैं। एक अभिकथन है ए के रूप में, जो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन देखिए, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता है, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। और देखिए इसका हम कारण देखते हैं, क्योंकि
आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है। तो आप बताइएगा, इसमें प्रश्न के जवाब देखिएगा। बताइए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है, आर सही है। आप बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति या किसका है? रुद्रट का, कुंतक का, जगन्नाथ का या वामन का? तो साथियों ये जगन्नाथ का है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति कथन आचार्य जगन्नाथ का, निम्नलिखित आचार्य में उनके देखिए कथन है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। वामन का है काव्य शब्दो युगड़ालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक का शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारा शालिनी बंदे व्यस्तितौ काव्यम तद्विद्या राधा कारिणी। रुद्रट का ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये इनके कथन हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार बताइए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा न हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी में से कमतर है। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कवि जैसी नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, सही के लिए हम कहें तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा कहें तो ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि क्या है? पद्माकर की रमणीयता सर्वप्रियता एकमात्र कारण है। तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, इसके ए और सी हो जाएंगे। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इसमें से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, है ना, ए और सी। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऐसी सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पद्माकर भी रमणीयता की सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। बताइएगा किसका सही है? तो ये हो जाएगा आपका बच्चन सिंह। अब देखते हैं इसका व्याख्या पढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। उपयुक्त में छंद कौन सा है? कपोल सागर के सही तथ्य बताइए। छंद से संबंधित सही तथ्य बताना है। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भावों को कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। भावों की कुटिलता से, ये आपके यहाँ हु गलत हो गया, अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। इसमें सी और डी दोनों सही है। क्या क्या देखते हैं? भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अंजनी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा की तिमिराक्षण हो जाने की कल्पना करके स्त्री को अकेले यात्रा प्रारंभ करना नहीं चाहती है। तो साथियों बताना है आपको, इसमें से स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है आपको। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी और डी सही है साथियों। देखिए कौन सा। एक तो अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, और अगला, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो बी और डी इसका कहें तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है।
और ये देखिए रचना किसकी है, फिर विकल है प्राण मेरे, ये गीत आपका महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा छायावादी की लेखिका हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रह निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांति गीत है, अग्निरेखा है और दीपशिखा है और सप्तपर्णा है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है आपको। लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास, बताइए कौन हो जाएंगे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र हैं और इसमें कौन से हो जाएंगे, श्रीचंद। ठीक है। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलुक संत कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं, बताइएगा इसमें। नंगा तलाई का गांव, ऋण जल धन जल, आग, आछे दिन पाछे गए, बे लड़ेंगे हजार साल। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर बताइए, इसमें से कौन से संस्मरण हैं। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल सी और डी। बताइए आपका कौन सा सही हो जाएंगे इसमें। तो साथियों इसमें से आपका ए और सी माने आछे दिन, नंगा तलाई गांव और आछे दिन पाछे गए, ये आपके किसके हैं, संस्मरण हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, नंगा तलाई का गांव आछे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें हैं। नंगा तलाई गांव 2004 ईस्वी के संस्मरणात्मक कृति के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति हैं व्योमकेश दरवेश 2010 की, गंगा स्नान करने चलोगे 2012, आछे दिन पाछे गए 2004 की है। इस संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इनके अन्य संस्मरणात्मक कृति घर का जोगी जोगड़ा 2006 का है। याद हो कि ना याद हो 1992 का है। जबकि ऋण जल धन तथा बे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज विदाएं हैं। जबकि ऋण जल धन जल बे लड़ेंगे हजार साल ये रिपोर्ताज विदा की रचनाएं हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। बे लड़ेंगे हजार साल ये रिपोर्ताज लेखक आपके कौन हैं, शिव सागर मिश्र हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला है रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसी की कौन सी बातें सही हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भाववादा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों में किया गया है, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय, उसी तरह राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताना है आपके कौन से इसमें से सही हैं। तो साथियों देखिए, ए और डी सही हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसके लिए हे राम मेरी भवबाधा हरो। और जिस तरह कामी स्त्री को लोभी को धन और प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। ये दोनों आपके सही हैं जो कथन है। ठीक है। अब देखिएगा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो ये आपका कौन सा सी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। और जिस तरह कामी को स्त्री लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तथा इसमें कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सभी इसके आपके क्रमशः कांड हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय या कि अध्यापक पूर्ण सिंह। बताइएगा कौन सा आपका निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। तो देखिए आपके कुबेरनाथ नहीं है, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये सभी आपके निबंधकार द्विवेदी युग के हैं। देखिए ऑप्शन में भी आपका सी सही है। और निबंधकार नहीं है, ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय द्विवेदी। जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। बताइए संलक्ष्य क्रम ध्वनि के नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। रसाद ध्वनि या वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि या वर्णगत ध्वनि। तो साथियों सही उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा केवल आपका ये वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। आपका कौन सा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका
व्याख्या इसकी क्या है देखते हैं। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्ष्य ध्वनि के भेद हैं। वाच्यार्थ को स्पष्ट बोध होने पर जहां उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है वहां संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार में सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है। तो आपको यह समझ आया गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जय दोल, इसमें सही क्रम बताइएगा। देखिए आपकी जो नीलम देश की राजकन्या ये आपकी 1933 ईस्वी की है। पिंजरा 1944, और आपका उसके बाद जयदोल, जयदोल कब का है? जयदोल आपका 1951 का है। और इसके बाद अग्निखोर, अग्निखोर आपका कब का है? 1973 का है। अग्निखोर 1973 का है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से? सी बी है ना, सी वी डी ए हो जाएगा। ठीक है, CVDA माने बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही है आपका, देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकाच या कॉडवेल। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कॉडवेल हैं। यह एक मार्क्सवादी लेखक हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। ये किसका है? ये कौन है? ये आपका सही उत्तर कॉडवेल। चलिए सूची देखते हैं। सुमेलित करना है, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते, ताड़ तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है। बताइए ये पंक्ति किस किस की हैं, ये आपको बतानी है। तो साथियों देखिए सही सही, ये विषमता वाली आपकी जयशंकर प्रसाद की है। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार, ये आपकी स्मितानंदन पंत की है। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते, तो ये आपका किसका है? मैथिली शरणगुप्त। और तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लूं और क्या, महादेवी वर्मा। तो आपका यह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक तरीके से देखें तो ये आपका ऑप्शन देखते हैं, पहले का ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न का दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। बताइए साथियों, केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल बी और डी। तो इसमें ए और बी है ना, कौन सा? उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी होगी, राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक। द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्ता मेरे विवेक को खरीदा। और एक द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विसोबा खेचर तथा खेचर नाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव या मलुकदास? तो नामदेव के थे। देखिएगा व्याख्या पढ़ते हैं। विसोबा खेचर तथा खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। ये जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का विवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलूक दास के गुरु पुरुषोत्तम, सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन
एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभिलिखित है। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं। कारण क्या है? क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपरोक्त कथन को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चयन करना है। देखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, और ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो ये बात आपकी सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, विठलनाथ या नाभादास? तो साथियों ये आपकी लल्लू लाल की। देखिए, ब्रजभाषा आपका पद्य संग्रह सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कृति राजनीति, माधव विलास तथा लालचंद्र का ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इनके द्वारा लिखित रचनाएं सिंहासन 32 1801, बेताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधव नल 1801, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? बताइएगा। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र या सती प्रथा? बताइए कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो साथियों इसमें से देखिए उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सती प्रथा। सती प्रथा भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है जो निम्नलिखित है। मौलिक रचनाएं वैदिक हिंसा नभवती 1873, विशस्य विश्वौषधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875 और चंद्रावली 1976, भारत रत्सा आपकी 1880 और नील देवी 1881, अंधेर नगरी आपकी 1881। अनुदित रचनाएं देखिए, रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंद 1880, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जन्य 1877। ये आपकी रचनाएं हैं अनुदित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता आपको बतानी है। हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्य पूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल ए और डी। इसमें बी और डी सही है। कौन कौन से? इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं, और शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का प्रेरित है। तो कहने का मतलब हम कहें तो सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तथा शेखर का जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास क्रम का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। लेखक एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ हैं। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर, शशि सरस्वती, शारदा, रामेश्वर बाबा, मदन सिंह आदि हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न है ये आपका, निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की रचना क्या है? किसान, बिकट भट्ट, केशों की कथा या राष्ट्र भारती? तो साथियों राष्ट्र भारती मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती कृति के लेखक श्री कृष्ण सरल हैं, जबकि किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ भट्ट, गुरुकुल साकेत, भारत भारती, जंकार यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिलीशरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा जाता है और इनसे भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो साथियों हमने आज यह आपके जो नेट का हिंदी का पेपर है आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम पाली का, उसमें से आज हमने 32 प्रश्नों को पढ़ा। 100 प्रश्न होते हैं साथियों, हम 1-2 और वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे साथियों। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका लगभग 30 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा। तो कुल मिला के साथियों आप इसको साझा
एक दूसरे तक करते रहें। आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।